चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो का संदर्भ ये है, जब द्वादशेस एकादशेस के साथ या युति करे या फिर दृग योग बनाए। मैं इस विषय में आपसे कई बार कह चुका हूं कि दृग योग का अर्थ क्या होता है। जब कोई ग्रह एक दूसरे को दृष्टि से देखता हो तो उसे दृग योग कहते हैं। इसी प्रकार से युति क्या होती है, जब कोई ग्रह एक साथ में दो मिलकर बैठ जाएं तब उसे कहते हैं युति। अब यहां पर हम एकादशेस और द्वादशेस के ऊपर यह वीडियो आपके सामने दे रहे हैं। एकादशेस वास्तव में है क्या? 11वां भाव, इसको आमदनी का भाव कहते हैं। 11वां भाव अगर आमदनी है, आय है, इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वहीं पर 12वां भाव त्रिक भाव, व्यय भाव, खर्च भाव, हानि का भाव कहा जाता है। जब कोई ग्रह त्रिक भाव का स्वामी होकर के किसी ग्रह के साथ बैठेगा तो उसका नुकसान करेगा। जैसे धन के साथ अगर व्यय का स्वामी बैठ जाएगा तो फिर ऐसे व्यक्ति के पास धन आएगा, बाद में जाएगा पहले। इसी तरह से जब एकादश अर्थात आमदनी का भाव, वहां पर कोई द्वादशेस, अष्टमेश या षष्ठेश बैठ जाएगा तो उस घर की हानि करेगा। इस विषय को हम आगे लेकर चलते हैं। अब जन्म कुंडली में लग्न स्वयं जातक सेल्फ है, यानी स्व है। वहीं पर 11वां भाव जातक का बड़ा भाई है। 11वां भाव जातक के पिता का वाणी स्थान है। जातक के पिता का कुटुंब भाव भी है। पिता की वाणी और कुटुंब तथा वैभव का प्रतीक होता है एकादश भाव। क्यों? क्योंकि दसम भाव पिता है और मतलब दसम भाव कर्म भाव, पिता को मान्यता दी जाती है। और ठीक 11वां भाव दसम से दूसरा पड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं पिता का वाणी कारक। और खान पान, पिता किन परिस्थितियों से गुजरे हैं, उनका बचपन कैसा रहा होगा, इसका विषय यदि आपको गहराई से जानना हो तो 11वें भाव से जान सकते हैं। मतलब 11वां भाव पिता का कुटुंब है, वाणी है, संपत्ति है। वहीं पर 11वां भाव बड़े भाई का, स्वयं के बड़े भाई का भी घर होता है। यदि द्वादशेस एकादश भाव के साथ मिल जाएगा तो क्या करेगा? पहली बात, ऐसी अवस्था में जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मेष लग्न हो, मेष लग्न होने पर जातक के दो घरों के स्वामी एक ही होंगे, यानी मकर और कुंभ अर्थात शनि। मान लीजिए कि पिता और आमदनी के विषय को बताने के लिए अब शनि ही काम करेगा। वहीं पर यदि द्वादश भाव का स्वामी, चूंकि दो घरों के स्वामी हैं, यहां पर कौन? बृहस्पति। एक 9th, एक 12th। 9 यानी भाग्य, 12 यानी खर्च। अब ऐसी स्थिति में हम क्यों बताना चाहते हैं, आपको यह विषय समझना होगा। जब मेष लग्न होगा तो बृहस्पति दो घरों के स्वामी, शनि दो घरों के स्वामी हो जाएंगे। इस अवस्था में जब शनि और बृहस्पति की युति होगी तो राजयोग बनेगा, न कि द्वादशेस एकादश भाव के साथ मिलकर के आपको हानि पहुंचाएगा। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब द्वादशेस दूसरा कोई अन्य ग्रह होता बृहस्पति को छोड़ करके, तब यह हानि पहुंचाता। लेकिन बृहस्पति चूंकि इतर राशि का स्वामी भी है, यानी धनु राशि, भाग्येश,
मूल त्रिकोण का कारक है। देवगुरु बृहस्पति आमदनी का भी कारक है, और इधर शनि दसम और एकादश भाव के स्वामी हैं। ये दोनों जब युति करेंगे, यहां पर द्वादशेश और दशमेश यानी एकादशेश एक ही जब हो जाएंगे तो जातक को हानि नहीं पहुंचाएंगे। अब ऐसी अवस्था में देखना यह है, मेष लग्न वाले जातक प्रायः धर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं। अब ऐसी अवस्था में जातक के बड़े भाई बढ़िया होंगे, थोड़ा स्वभाव में कठोर होंगे। जातक के बड़े भाई का स्वभाव जो है कटु होगा, स्पष्टवादी होगा, व्यापारी की तरह बात करने में ऐसा जातक का बड़ा भाई आगे रहेगा। और जातक अपने बड़े भाई के साथ बेशक तालमेल न बिठाए, लेकिन बड़ा भाई अपने भाई के ऊपर यानी जातक के ऊपर अपनी पूरी शासन और अपना पूरा प्रभाव रखेगा। अब ऐसे में जातक का यदि एकादशेश और द्वादशेश एक ही जगह बैठ जाएंगे तो जातक को अपार धन संपत्ति देंगे, और ऐसा जातक दानी उदार किस्म का शुद्ध चरित्र का व्यक्ति होगा जब मेष लग्न होगा और द्वादशेश एकादशेश एक जगह होंगे। अब बाकी के जो लग्न है उनके ऊपर हम आगे चर्चा कर लेते हैं। बाकी के लग्नों पर जातक के जीवन में जब, अब एक और बात यहां करेंगे हम, एकादशेश और द्वादशेश शनि भी बन सकते हैं। जब एकादशेश और द्वादशेश शनि एकादश भाव में बैठे होंगे और इनके साथ में द्वादशेश कोई और हो ही नहीं सकता, अर्थात ऐसी अवस्था में चूंकि जातक का अब यहां लग्न क्या है, मीन है, मीन लग्न पे एकादशेश और द्वादशेश दोनों शनि बन जाएंगे। ऐसी अवस्था में जातक के जीवन में कैसा प्रभाव होगा? इस जातक के जीवन में शनि का प्रभुत्व होगा। लोहा और मदिरालय, ठेका, शराब का काम, पानी का काम, लोहे का काम, ऐसे जातक को करते देखा जाता है। और ऐसे जातक में कटुता होती है। ऐसा जातक जब मीन लग्न वाला जातक एकादशेश और द्वादशेश शनि ही बन जाएगा। ऐसी अवस्था में जातक का चाहे शनि 11वें बैठे चाहे 12वें बैठे, स्वभाव एक जैसा देगा। 11वें बैठने पर आमदनी बहुत देंगे, पैसा आएगा ज्यादा जाएगा कम, लेकिन 12वें बैठेंगे तो आमदनी आई और खर्चा हो गया। जब 12वें में शनि बैठ जाएंगे यानी द्वादश स्थान पर बैठ जाएंगे, तब ऐसी अवस्था में जातक के पास पैसा आएगा, लेकिन नौकर चाकर वर्किंग इतनी बड़ी होगी कि अपना पैसा ये बांट देगा। ये मेरा अपना सोचना है, चिंतन है और अनुभव है, वो मैं आपके साथ बांट रहा हूं। बाकी यदि एकादशेश और द्वादशेश की युति देखी जाए अन्य राशियों के लग्नों के अनुसार, तब जातक के जीवन में क्या होगा? जब जातक के द्वादशेश और एकादशेश एक ही जगह पर कहीं युत होंगे तो जातक को बड़े भाई का सुख नहीं होगा। जातक के पिता के साथ जातक के विचार नहीं मिलते होंगे। जातक के पिता और जातक स्वयं एक जगह बैठकर कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में बड़ी कटुता रहती है, दोनों में बड़ी कट्टरता रहती है, दोनों अनुशासन प्रिय हैं। ऐसी अवस्था में जातक के जीवन में प्रायः होता क्या है, जातक अपने भोग सुख के प्रति इतना ज्यादा रुचि लेता है कि अपनी संपत्ति का, वैभव का प्रदर्शन करने के चक्कर में वह बहुत सा धन अपने भोगों में खर्च कर देता है। अंततः जातक के जीवन में उसका साथ छोड़ करके उसके संबंधी चले जाते हैं। जैसे बड़े भाई का परिवार, बड़ा भाई, वो इस जातक का साथ नहीं देंगे। जातक के पिता भी कटुवादी होंगे, और जातक के पिता भी यदि होंगे, पहली बात तो होंगे नहीं,
और यदि हैं तो जातक के साथ तालमेल नहीं रखेंगे। द्वादश शेष और एकादश शेष की युति का परिणाम यही होगा कि जातक अपने ऐश आराम सुख प्राप्ति के लिए, भोग के लिए, अपने विषयों के लिए तरह तरह के व्यय करेगा। आमदनी भी होगी लेकिन व्यय ज्यादा होगा। ऐसी अवस्था में जातक प्रायः निकम्मा साबित हो जाता है। पैरों में दर्द होगी, पैरों का रोग, नसों का रोग होगा। यदि द्वादशेष और एकादशेष एक जगह होंगे तो जातक के जीवन में इस तरह की समस्याओं का सामना उसको करना पड़ेगा, पड़ सकता है। कई लोगों के जीवन में हमने देखा है। अब जब जातक के जीवन में एकादशेष द्वादशेष दोनों एक हो जाएं तो जातक को करना क्या चाहिए? इस व्यक्ति को जो पैर से ना चल सकते हो, अपंग हो, अपाहिज हो, उनके लिए कुछ अनुदान, कुछ सेवाएं, कुछ राशि, कुछ संपत्ति, कुछ पैसे दान करना चाहिए। जातक को अपने बड़े भाई के बच्चों के साथ में अपने विचार मिलाकर के उन बच्चों की सहायता करनी चाहिए। तब जातक के जो नकारात्मक खर्च के योग हैं वो ठीक हो जाएंगे। अर्थात ऐसी अवस्था में जातक अपना धन बचा पाएगा। ये उपाय है। दूसरा, यदि आपकी मेष, वृश्चिक आदि राशि नहीं है, सिंह राशि नहीं है, तो आप पीतांबरी एक पत्थर होता है, उसको धारण करके अपने व्यवसाय को लंबा कर सकते हैं, व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। चूंकि हमने एकादशेष और द्वादशेष पर यह वीडियो दिया है और 12 घरों पर एकादशेष द्वादशेष की चर्चा मैंने की है। अब पुनः हम द्वादशेष यदि द्वादश भाव में है, इस जो क्रम चल रहा है वीडियो का, उसको ये विराम दे देंगे। ये वीडियो इसलिए हम द्वादशेष को लेकर भी बनाए दे रहे हैं। जब द्वादशेष द्वादश भाव में ही होगा तो जातक के पास आमदनी का भी मार्ग प्रशस्त रहेगा और ऐसा जातक दानी उदार किस्म का होगा। यदि 12वें घर में 12वें घर पर शुक्र, मीन इत्यादि लग्न होगा द्वादश भाव में, जैसे मेष लग्न है किसी का और द्वादश भाव में मीन बन रहा है, यदि वहां पर बृहस्पति बैठा होगा तो जातक बड़ा दानी होगा और अपने जीवन में ईश्वर वादिता लेकर के वो ईश्वर की तरफ चलेगा, साधु संतों का साथ करके अपने को मोक्ष मार्गी बनाएगा, जिज्ञासु होगा। धर्म के प्रति ऐसा व्यक्ति सजग होकर के दान, धर्म, कर्म इत्यादि करके, यज्ञ याग आदि करके अपने धन का व्यय करेगा सन्मार्ग में और उसका ये जीवन अंतिम जीवन होगा। बेशक इस जीवन में उसके पास धन नहीं होगा, क्योंकि द्वादशेष यदि मेष लग्न है और द्वादशेष द्वादश में बैठेगा तो नौमेश होकर के बैठेगा। ऐसी अवस्था में जातक परम भाग्यशाली होगा। बचपन उसका थोड़ा सा भोगवादी होगा। मतलब भोगवादी कहने का तात्पर्य है कि बचपन में सभी के अंदर काम वासना प्रबल रहती है, बचपन में अज्ञानता रहती है, अनभिज्ञता रहती है, एक अनजानापन रहता है, मनचलापन रहता है। तो ऐसी अवस्था में जातक का जो बचपन होगा वो भोगमयी होगा। पिता माता के संरक्षण में रहकर उसे बड़ा सुख मिलता है और इसीलिए वो अपने धन संपत्ति का, पिता के द्वारा प्रदान धन संपत्ति का व्यय कभी कभी अधर्म में करता है, अनीति में करता है, भोग में करता है, वासनाओं में करता है। और ऐसी अवस्था में जातक को जो लाभ होगा वो अपने चाचा से और अपने बुआ से जरूर लाभ होगा। ऐसी अवस्था में जातक का यदि बुध बढ़िया हो, मेष लग्न वालों का, तो तृतीयेश और षष्ठेश बुध होकर के ननिहाल पक्ष से भी ऐसे जातक को अत्यधिक लाभ पहुंचेगा। यानी छोटे मामा के साथ, छोटी मौसी के साथ उसकी विचारधाराएं बढ़िया होंगी और धन
वैभव संपत्ति प्रदायक उसके ननिहाल पक्ष के लोग होंगे। द्वादश भाव में यदि शुक्र बैठा होगा तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक भोगी, वासना प्रिय, सेक्सुअल लाइफ और खूब सारा आनंद एंजॉयमेंट करके अपने जीवन को निकालता है। और ऐसे व्यक्ति की पत्नी परम भाग्यशाली, सुख देने वाली, सुमुखी, कमल नैनी कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि जब द्वादश भाव में शुक्र होगा तो जातक को अपने ससुराल पक्ष से बहुत लाभ होगा। और जातक के जीवन में यदि शुक्र 12 में बैठा है तो वाहन, मकान, कोठी, बंगला, अत्यधिक सुख समृद्धि देने वाली स्थिति बन जाती है। तो द्वादश में बैठ करके जातक के जीवन में क्या परिणाम देगा, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब द्वादश भाव में बैठा होगा तो जातक का बचपना एंजॉयमेंट में जाएगा और जातक अपने बचपन को खूब एंजॉय करके अंततः मध्य अवस्था में धर्मनिष्ठ होकर के, यदि शुक्र नहीं बैठा है तो परमात्मा की तरफ जाएगा। जातक की जन्म कुंडली में यदि द्वादश भाव में केतु बैठे होंगे तो केतु क्या करेंगे? ईश्वर की तरफ, अध्यात्म की तरफ, योग की तरफ बढ़ा करके जातक के इस जीवन का अंतिम जीवन साबित करेंगे, यानी उसे अब पुनः शरीर नहीं मिलेगा। यदि मेष लग्न ही है और केतु यहां पर बैठे हों, साथ में बृहस्पति भी हो जाए, तो निश्चित ही ऐसा जातक सन्यासी, योगी, सिद्ध पुरुष बन जाता है। ऐसी अवस्था में द्वादश पर होना कोई बुरा साबित नहीं करेगा भविष्य फल। तो अब हमने इस वीडियो की श्रृंखला को, जो द्वादशेश की श्रृंखला थी, यहीं पर विराम देंगे और अगले क्रम को लेकर के आप सब लोगों के सामने नया क्रम जो है आपको समर्पित करेंगे, आपको बताएंगे। अब वो क्रम कौन सा होगा ये तो आप लोग बताएंगे कि हम अब कौन से क्रम पर वीडियो लेकर के आपको दें। तो इस प्रकार से द्वादशेश को 12 घरों में लग्नेश, द्वादशेश, धनेश, द्वादशेश, पराक्रमेश, द्वादशेश, यानी आयेश और व्ययेश की चर्चा तक हमने आपको वीडियो दिया और द्वादशेश का भी ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। कैसा लगा हमें ये भी जरूर बताएं और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। आपके कमेंट अच्छे हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। यदि आपके कमेंट बुरे लगते हैं, बुरे हैं, मनोबल थोड़ा डाउन होगा, लेकिन मुझे कोई इसकी चिंता नहीं, क्योंकि सांच को आंच नहीं। मैं जब किसी पर अपनी चर्चा करने में पूरी तरह से तैयार होता हूं तो डिस्कस करने में, आपके साथ स्पर्धा करने में मुझे कोई गुरेज नहीं होगा। जब आप हमारे सामने प्रत्यक्ष बैठ करके ज्योतिष शास्त्रार्थ करने का उपक्रम करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यानी आपके साथ हम बैठ के ज्योतिष पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक नहीं। आपकी योग्यता कितनी है, उस योग्यता के अनुसार आपके साथ हम वार्ता करने को राजी होंगे। कई लोगों के कमेंट बड़े घटिया किस्म के आते हैं। यदि आपके कमेंट अच्छे हैं तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके साथ बात करने को बाध्य भी होंगे। प्रेम के वश आपके साथ चर्चा करेंगे। प्रत्येक वीडियो देखते रहिए और आप कमेंट करते रहिए। पुनः ज्योतिष के विषय को लेकर के हम कोई नवीन वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तो बस यहाँ पर हम लेते हैं विदा आपके साथ। पुनः मिलेंगे किसी वीडियो में, किसी श्रृंखला को लेकर के। समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।